वेलकम टू माय चैनल सुपर फास्ट नॉलेज एजुकेशन ट्रिक्स। मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम 12th के 5 नंबर का एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कस करेंगे। यही हमारा क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का डेरिवेशन करेंगे। ये हर एग्जाम में इसके डेरिवेशन से जो क्वेश्चन आता है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन क्या है, बोर की मान्यताओं को बताएं तथा इनमें अस्थायी कक्षा की ऊर्जा का व्यंजक भी प्राप्त करें। ये 2010-2014 में पूछा जा चुका है। आप डिमांड करेंगे तो हम सारे जो 5 नंबर के इम्पोर्टेंट डेरिवेशन हैं उनका वीडियो बनाकर अपलोड करते जाएंगे और आप उनको सीखते जाएंगे। तो चलिए आज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला हमारा इसमें कहा है कि बोर की मान्यताओं को बताएं। तो बोर की मान्यताएं हमारी कौन है? तो देखिए, बोर ने हमें बताया कि जो परमाणु का आकार होता है वो 10 के पावर माइनस 10 मीटर का आकार का होता है। परमाणु का आकार 10 के पावर माइनस 10 मीटर के आकार का होता है। परमाणु का आकार 10 के पावर माइनस 10 मीटर का होता है। बोर की मान्यताएं निम्न है। परमाणु का आकार 10 के पावर माइनस 10 मीटर का होता है। दूसरा हमारे बोर की मान्यता, बोर ने क्या बताया था कि परमाणु का समस्त धनावेश उसके नाभिक में संचित रहता है। और तीसरा था कि नाभिक का आकार 10 के पावर माइनस 15 मीटर कोटि का होता है। यहाँ से आपका 2 ऑब्जेक्टिव निकल गया। 3 ऑब्जेक्टिव हो गया, 2 तो कैसे? पहला ऑब्जेक्टिव पूछता कि परमाणु का आकार कितना होता है, तो 10 के पावर माइनस 10 मीटर का आकार का होता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव कि परमाणु का समस्त धनावेश कहाँ रहता है, तो परमाणु का समस्त धनावेश उसके नाभिक में संचित रहता है। तीसरा कि नाभिक का आकार 10 के पावर माइनस 10, नाभिक का आकार कितना होता है, तो 10 के पावर माइनस 15 मीटर की कोटि का होता है। 10 के पावर माइनस 14 मीटर का नहीं, 10 के पावर माइनस 15 मीटर की कोटि का होता है। चौथा हो गया हमारा क्या कहता है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन केवल उसी कक्षा में गति करता है जिसके लिए कोणीय संवेग h/2 का पूरा गुणज हो। आपको ये h/2 का पूर्ण गुणज है, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। 4 ऑब्जेक्टिव इससे मिला कि पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में गति करता है, तो उसी कक्षा में गति करता है जिसके लिए कोणीय संवेग h/2 का पूर्ण गुणज हो, यानी nh/2। nh/2 आपको ऑप्शन देगा या h/2 का पूर्ण गुणज होगा। ये 2018 में इस पर ऑब्जेक्टिव आया था। इस पर 2018 में ऑब्जेक्टिव हमारा आया था। यही वाला पूछा था कि इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में, परमाणु में इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में गति करता है, तो h/2 के पूर्ण गुणज होता है, उसी में इलेक्ट्रॉन गति करता है। यहाँ ऑब्जेक्टिव अब देख लीजिए, मुझे ध्यान अच्छा से क्वेश्चन नहीं आ रहा है, लेकिन यही ऑब्जेक्टिव पूछा था। और तो इसके लिए अब जब ये आप लिखिएगा बोर की मान्यताओं की सब लाइन लिखिएगा और उसके नीचे आप ये लिख दीजिएगा MVR, कोणीय संवेग को हम MVR कहते हैं। कोणीय संवेग को L से सूचित करते हैं। L का फॉर्मूला होता है MVR इक्वल टू NH/2 लिख कर बॉक्स बना कर घेर दीजिएगा। और जहाँ N क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या 1 2 3 4, 0 से स्टार्ट नहीं होता है, 1 2 3 4 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इतना हो गया। तो ये आप 4 यहाँ से लिख सकते हैं। और 5वां आप लिखिएगा, 5वां भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 5वां नंबर बोर्ड ने क्या बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन को बाह्य स्रोत से ऊर्जा दी जाती है, तो ये अस्थायी कक्षा को छोड़कर उच्च कक्षा में चला जाता है। पुनः 10 के पावर माइनस 8 सेकेंड के बाद अपनी कक्षा में वापस लौट आता है। इसके द्वारा फोटोन उत्सर्जित होता है। तो हमारा जब पूछेगा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, ये भी एक ऑब्जेक्टिव ही है कि इलेक्ट्रॉन को जब बाह्य ऊर्जा दी जाती है, तो कितने सेकेंड के बाद वो अपनी अस्थायी कक्षा में चला जाता है, तो 10 के पावर माइनस 8 सेकेंड के बाद अपनी अस्थायी कक्षा में लौट आता है। तो इस क्रिया के दौरान क्या होता है, एक फोटोन हमारा उत्सर्जित होता है। यदि मान लीजिए फोटोन उत्सर्जित होता है, यदि उच्च कक्षा की ऊर्जा हमारा E2 हो तथा निम्न कक्षा की ऊर्जा E1 हो, तो उत्सर्जित फोटोन की ऊर्जा जो होगी हमारा h न्यू इक्वल टू E2 माइनस E1। इस पे ऑब्जेक्टिव भी आते हैं। आपको इस तरह इसका ऑब्जेक्टिव इससे 2 तरीके से निकल सकते। देखिए, आप एच भी नहीं बोलते, इसको एच न्यू पढ़ते हैं। एच न्यू है ये, एच न्यू का मान कितना होता है, न्यू इक्वल टू होता है C/λ। न्यू इक्वल टू C/λ, तो HC/λ इक्वल टू E2 माइनस E1। इतना हो गया। तो आपको यहाँ से पूछता आपको सीधे कि लैम्डा पूछता, लैम्डा निम्न से कौन सा रिलेशन सही है, और लैम्डा इक्वल टू दे देता
लेमडा इक्वल टू HC/E2 - ये दे देता है हमारा। इस तरह का भी रिलेशन दे देता है तो हम ये सही मार देते हैं। जो रिलेशन देगा आपको इसको मान शुद्ध फॉर्मूला पुट कर करके देख लीजिएगा, वो रिलेशन आता जाएगा आपका। तो ये हमारे इसका ये यहाँ से ये भी एक डेरिवेशन है इसका। तो आप समझ गए। तो हमारे बोर्ड ने क्या बताए थे, बोर्ड बताए थे कि बोर्ड की मान्यताएं थी कि परमाणु का आकार 10 मीटर का होता है, परमाणु का 10 मीटर का होता है, परमाणु का समस्थानिक उसके नाभिक में संचित रहता है, नाभिक और नाभिक का आकार 10⁻⁻⁴ मीटर कोटि का होता है। परमाणु केवल उसी कक्षा में गति करता है जिसके लिए कोणीय संवेग h/2π के पुनर्गुणज हो, और mvr = nh/2π। और इससे आगे आप ये भी पढ़ लीजिएगा, इसको कॉपी में बढ़िया से फेयर करके नोट कर लीजिएगा। तो चलिए हमारी बोर्ड की मान्यताएं यहाँ तक खत्म हो गई। अब इसका हम एक 9वीं कक्षा के जो हमारा क्वेश्चन पूछा था, 9वीं स्थायी कक्षा की ऊर्जा को निकालना था। तो 9वीं स्थायी कक्षा का व्यंजक प्राप्त करना था। तो उस व्यंजक को प्राप्त करते हैं, देखिए कैसे। चलिए हाँ, तो देखिए बोर मॉडल सिद्धांत का फुल डेरिवेशन यहाँ पे है। बोर मॉडल सिद्धांत का फुल डेरिवेशन देखिए, आपको पूछेगा कि कहा है 9वीं स्थायी कक्षा की ऊर्जा को बताना है, व्यंजक उसका प्राप्त करना है। तो सबसे पहले आप एक यहाँ से गोला की तरह डायग्राम बना लीजिएगा, और केंद्र पर आप जेडी आवेश और इसका आर डिस्टेंस, आर दूरी लीजिएगा, त्रिज्या जहाँ दूरी जो भी बोलिए त्रिज्या, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ले लीजिएगा, क्योंकि नाभिक और इलेक्ट्रॉन जो हम बोर मॉडल का थ्योरी पढ़ते हैं वो हम इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रॉन लेंगे, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, नेगेटिव होता है, तो -e, और ये भी वेग से गतिशील है। इस तरह डायग्राम दिखा देंगे। अब यहाँ पे कुछ भाषा भी लिखना होता है हमारा, तो भाषा लिख लेंगे। माना कि m द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन r त्रिज्या के अस्थायी कक्षा में भी वेग से गति कर रहा है। देखिए r त्रिज्या की एक अस्थायी कक्षा है, इसी अस्थायी कक्षा में हमेशा भी इलेक्ट्रॉन जो हमारे भी वेग से गति कर रहा है, भी वेग से गतिशील है। नाभिक पर आवेश जेडी है, और इलेक्ट्रॉन पर लिख लीजिएगा नाभिक आवेश जेडी है तथा इलेक्ट्रॉन पर आवेश -e है। तो इलेक्ट्रॉन को वृत्तीय पथ पर घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल, इलेक्ट्रॉन जब कोई भी वस्तु वृत्तीय पथ तक घूमेगी तो क्या लगेगा, उसके लिए अभिकेंद्र बल की आवश्यकता पड़ती है। तो आवश्यक अभिकेंद्र बल को हम FC से डिनोट करते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। अभिकेंद्र बल नाभिक, आवश्यक अभिकेंद्र बल इलेक्ट्रॉन तथा जो इलेक्ट्रॉन है तथा ये नाभिक है, इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के बीच एट्रैक्शन फोर्स रहता है, क्योंकि नाभिक धनावेशित होता है और हमारा इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निगेटिव होता है। तो इन दोनों के बीच एट्रैक्शन फोर्स होता है, आकर्षण बल। तो इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के बीच लगने वाले आकर्षण बल से प्राप्त होता है, तो जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया वो किसके बराबर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रिक फोर्स के, आकर्षण बल के, एट्रैक्टिव फोर्स के। तो FE लिख देते हैं, और FC = FE। दोनों बल है तो बराबर ही होगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे किसके बराबर हो गया, अभिकेंद्र बल के। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारे किसके बराबर होगा, नाभिकीय बल के। FC लिख लीजिए, FC = FE इलेक्ट्रिक फोर्स, जो अट्रैक्शन फोर्स होता है इलेक्ट्रिक फोर्स, समझिए इस प्रकार का आकर्षण बल। क्योंकि बिजली हमारा क्या होता है, बिजली इलेक्ट्रिसिटी है, उसमें भी हमारा अट्रैक्शन फोर्स होता है। तो वही है FC = FE, FC = FE। इसके आगे बढ़ते हैं, इसका आगे डेरिवेशन देखते हैं। तो देखिए ये हो गया हमारा। तो FC = FE मैंने क्लियर किया था, आप देखे थे। FC = FE सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसके बराबर हो गया, विद्युतीय बल के चाहे अट्रैक्शन फोर्स के बराबर हो गया, FC = FE। अब देखिए अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला होता है हमारा mv²/r। अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला होता है mv²/r, और विद्युत बल का जो फॉर्मूला होता है हमारा 1/4πε0 ZE/r²। इतना हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है, विद्युत बल का। कूलॉम के नियम से, कूलॉम के नियम पढ़े हैं ना आप। F = 1/4πε0 Q1 × Q2/r²। तो वहीं पे ये इलेक्ट्रॉन r², तो इलेक्ट्रॉन है तो ZE × E/r²। और इलेक्ट्रॉन पर चूंकि मान निगेटिव आवेश था, अब बताया था हम कि इलेक्ट्रॉन पर ये जेडी जो है नाभिक आवेश है, तो ये तो पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा। इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव आवेश था, तो यहाँ पर हम नेगेटिव साइन इसलिए नहीं लिए हैं कि जो बल होता है हमारा वो सदिश होता है, और सदिश में निगेटिव चिन्ह लो या ना लो कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए सदिश में निगेटिव चिन्ह भी पॉजिटिव हो जाता है, निगेटिव चिन्ह लेते ही नहीं है, ठीक है, मोड डाल देते हैं या निगेटिव चिन्ह नहीं लेते हैं। तो नेगेटिव चिन्ह इसको हम नहीं लिए हैं।
आप यहाँ से वी स्क्वायर का मान निकाल लीजिएगा। वी स्क्वायर का मान निकालेंगे तो हमारा ये आर एक आर यहाँ से कट जाएगा और आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो जेड ई स्क्वायर बटा 4πε0 इंटू एम आर आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं और आगे बढ़ते। देखिए बोर्ड का सिद्धांत आप पढ़े थे, आगे पढ़े थे, क्या बताए थे, एम वी आर इक्वल टू एन एच बटा 2π, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में गतिशील रहेगा जिसके लिए कोणीय समय एन एच बटा 2π का पूर्वगुणज हो, चाहे एच बटा 2π का पूर्वगुणज हो। तो बोर्ड का सिद्धांत क्या था, एम वी आर इक्वल टू एन एच बटा 2π, और दोनों ओर स्क्वायर कर दीजिए, दोनों ओर वर्क करने पड़ते, एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर बटा 4, 2 का स्क्वायर 4 और पाई स्क्वायर। और देखिए फिर यहाँ से भी हम वी स्क्वायर का मान निकाल लेते हैं ताकि दोनों को हम कंपेयर कर सके, इसलिए हम वी स्क्वायर का मान निकालें। तो वी स्क्वायर का मान निकालेंगे तो आप इधर वी स्क्वायर का मान निकाल लीजिएगा तो इधर एन स्क्वायर एच स्क्वायर बटा 4 पाई स्क्वायर और इधर एम स्क्वायर और आर स्क्वायर इधर आ जाएगा। तो इक्वेशन इसको 2 मान लेते हैं और समीकरण 1 तथा 2 से देखिए, समीकरण 1 में भी 2 था हमारा, वो क्या है, ये भी बेग है, और समीकरण 2 में है भी हमारा बेग है। तो दोनों बेग आपस में इक्वल कर देते हैं, क्योंकि दोनों बेग है तो दोनों बेग आपस में इक्वल हो सकता है, इक्वल कर देते हैं। तो पहला बेग का जो था हमारा इतना आया था, पहला जो बेग में था बेग का मान इतना आया था, दूसरा बेग का मान इतना यहाँ पे आया है। अब इसको यहाँ से आर से आर एक कट जाएगा, यहाँ से हम केवल दोनों बेग को बराबर इसलिए किए क्योंकि हमें त्रिज्या का मान निकालना था, त्रिज्या का मान नहीं पता था, आर का मान निकालना था। तो आर का मान, आर यहाँ से आर इधर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई में यहाँ पे आर आ जाएगा, ये आर हो गया इक्वल टू, अब कुछ कट कुट करके एक पाई से एक पाई कट जाएगा, और तो इधर कट कुट करके कुछ मंगाइएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो पूरा आर इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर बटा जेड ई स्क्वायर एम बटा पाई, इतना हमारा आ जाएगा। ये हमारा आर का मान आ गया, आर का मान यहाँ से हमारा आ गया। और इन सबको अब आर का मान इतना आ गया, ये आगे हमारे इक्वेशन में जरूरत पड़ेगा, ये इक्वेशन 3 है, हमारा जरूरत पड़ेगा उसमें आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे। अस्थायी कक्षा की ऊर्जा में निकालेंगे तो अस्थायी कक्षा की ऊर्जा में हमें त्रिज्या की जरूरत होती है, तो इसलिए यहाँ से हम इस तरह डिराइव करके त्रिज्या निकालेंगे। और आर का मान आपको इन सबको हल कीजिएगा, एच स्क्वायर का मान रखिएगा, एच का मान 6.62 इंटू 10⁻⁻34 होता है, और इलेक्ट्रॉन का मान पता है 1.6 × 10⁻19, उसका स्क्वायर कर दीजिएगा, इसका स्क्वायर कर दीजिएगा, फिर एम जिसका लीजिए इलेक्ट्रॉन का, ये मास किसका है, इलेक्ट्रॉन ही का मास है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का इसमें डिराइव किए हम, तो इलेक्ट्रॉन का मास यहाँ पर रख लीजिएगा, और पाई का मान रख दीजिएगा 3.14। तो हमारा पूरा जो आर का मान आता है, आर प्रोपोर्शनल हो जाता है हमारा एन स्क्वायर प्रोपोर्शनल होता है, और जो इस सब का डेरिवेशन करके हल आता है तो आर का मान होता है हमारा 0.53 एंगस्ट्रॉम, 0.53 एंगस्ट्रॉम बाई जेड इंटू एन स्क्वायर इधर से 0.53 एंगस्ट्रॉम बाई जेड इंटू एन स्क्वायर। आपको इस तरह डायरेक्ट रिलेशन, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। आर का मान पूछेगा कि दूसरी कक्षा के लिए क्या होगा, तो एन का मान 2 रख दीजिएगा, 2 का स्क्वायर 4, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आ जाएगा। और इस तरह का आप डेरिवेशन करके भी क्वेश्चन आप बहुत से, ये ऑब्जेक्टिव भी डायरेक्ट भी पूछता है, आर का मान कितना होता है तो 0.53 एंगस्ट्रॉम एन स्क्वायर बाई जेड। या आपको डायरेक्टली भी ये भी पूछता है कि बोर मॉडल में ना जो त्रिज्या होती है किसके प्रोपोर्शनल होती है, तो एन स्क्वायर बाई जेड। यदि एन स्क्वायर बाई जेड का, और केवल हाइड्रोजन के लिए किसके समानुपाती होती है, तो केवल एन स्क्वायर, जेड का मान क्योंकि 1 हो जाएगा तो आर प्रोपोर्शनल एन स्क्वायर। इस तरह बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आप कवर कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं और हम अगले टर्न पे। अब हम वहाँ से आर का मान निकाल चुके थे, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है, अब इलेक्ट्रॉन की हमें अस्थायी कक्षा निकालने के लिए देखिए क्या कहता है, हमारा होता है चूंकि इलेक्ट्रॉन की अस्थायी कक्षा में कुल ऊर्जा को हम En से डिनोट करते हैं। कुल ऊर्जा उसकी गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन की जो अस्थायी कक्षा की ऊर्जा होती है हमारे, उसकी कुल ऊर्जा En, गतिज ऊर्जा के ही इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा तथा ई भी इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा के बराबर होती है। कुल गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा के बराबर होती है। तो En गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आप क्या जानते हैं, 1/2 mv²। और स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में पढ़िएगा तो इसमें स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला आपको आता है 1/4πε0 ZE इंटू
माइनस ई, क्योंकि माइनस यहाँ पे क्यों नहीं, क्योंकि एनर्जी जो है हमारा स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, अदिश राशि है। तो जेड यहाँ पे माइनस ई ले लेंगे और भाई आर, इस आर आर होता है, क्योंकि देखिए स्थितिज ऊर्जा का जो हमारा फार्मूला होता है, देखिए स्थितिज ऊर्जा का जो फार्मूला होता है हमारा इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे, यू इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई आर होता है। और जो हमारा बल होता है, बल का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कूलम के नेम से इंटू Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर। बल में हमारा आर स्क्वायर होता है, लेकिन एनर्जी में हमारा केवल आर होता है, केवल आर होता है। वही यहाँ पे फॉर्मूला लिखा गया है। तो एनर्जी चूंकि स्केलर क्वांटिटी जो अदिश है, इसलिए यहाँ पे माइनस ई लेंगे और प्लस ई नहीं लेंगे। देखिए 1 तो यहाँ पे रख लेते हैं अब मान, तो 1/2 mv², भी का मान समीकरण 1 से आपको पता था ना, समीकरण 1 से भी का मान निकाले थे वहाँ पे, तो समीकरण 1 से हमारा भी का मान इतना आया था, एम भी का मान हमारा इतना आया था। एम तो इसी में का है, एम इसी में का है, ZE² बटा 4 पाई एम आर, ZE² बटा 4 पाई एम आर हमारा समीकरण 1 से आया था। देखिए यहाँ पे समीकरण 1 लिखे, समीकरण 1 आप उधर देखिएगा, शुरू में मैंने पहले बताया है, वहाँ पे ZE² बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एम आर आया है। और जो आर का मान हम अभी अभी आपको निकाले थे, इधर पीछे पीछे आप देखिएगा, आर का मान निकाले थे ZE², आर का मान कितना है, आर का मान पुट करेंगे इसमें, जेड पहले इतना देख लीजिए, ZE इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इतना हो गया, और ZE² माइनस आ गया जाएगा, तो ZE² बट इंटू आर यहाँ पे हो गया। अब इसे देखिए क्या कॉमन है, ZE² 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर इतना कॉमन है, तो इतना हम इतना पार्ट हम कॉमन ले लिए। क्या बच जाएगा, इधर एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 बच जाएगा इधर का, इधर -1 बच जाएगा, सब कॉमन होगा तो -1 बच जाएगा। तो इससे जब -1/2 में से -1 घटेगा तो -1/2 बचेगा, तो -1/2 यहाँ पे बच जाएगा हमारा, -1/2 बचेगा ना, तो वहाँ पे 4 है, तो -8 ZE² बटा पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। अब समीकरण आर जो हम निकाले थे समीकरण 3 में, अभी आप देखे थे हम आर का मान निकाले थे, समीकरण 3 था आया था, तो आर का मान हमारा कितना आया था, आर का मान हमारा आया था n² h² बटा ZE² m पाई, इतना मान आया था, इतना मान हमारा आया था। तो हम समीकरण 3 से यहाँ पे जेड का मान, आर का मान हम रखेंगे, आर का मान हमारा आया था कितना, देखिए आर का मान हमारा आया था n² h² ZE² m पाई, इतना हमारा आर का मान आया था। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे आर का मान यहाँ पे पुट करेंगे, तो n² h² और जो ये ZE² और m पाई था वो ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से ऊपर चला जाएगा, तो देखिए यहाँ से m कुछ कटने वाला है, पाई से एक पाई कट जाएगा, पाई से पाई कट गया, और कुछ कटने वाला नहीं है, तो माइनस है तो माइनस आगे आ गया, और ZE² यहाँ पे हो गया, ZE² यहाँ पे कर लीजिएगा, ZE² जेड इंटू जेड ZE² और e⁴, तो e⁴ यहाँ पे ZE² कर लीजिएगा, ZE² e⁴, e का स्क्वायर है और एक e² है, तो दोनों आपस में बेस समान है, तो आधा जो घात है वो जोड़ जाएगा, तो 2 2 4, e⁴ और m है तो m, पाई से पाई कट ही गया, तो बच गया 8 एप्सिलॉन नॉट n² h², 8 एप्सिलॉन नॉट n² h²। यही हमारा जो है फुल्ली बोर की 9वीं अस्थायी कक्षा के ऊर्जा का व्यंजक है। इतना आप सिद्ध कीजिएगा तो आपको 5 नंबर मिलेगा, 5 नंबर, एक भी नंबर नहीं कटेगा, कुछ भी नहीं कटेगा, फुल्ली का फुल्ली 5 नंबर मिलेगा। और जब इसको आप फुल्ली डिराइव कर दीजिएगा, इस E² का मान रख दीजिएगा, e⁴ का इलेक्ट्रॉन का मान रखकर उसका होल पावर 4 कर दीजिएगा, और इलेक्ट्रॉन का मास रखिएगा 8 एप्सिलॉन नॉट n², 8 एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फैराड पर मीटर रखिएगा, तो रखिएगा, और h का मान 6.62 इंटू 10⁻⁻34 का स्क्वायर कीजिएगा, सबका वैल्यू रखे, पूरा काट कुट कीजिएगा, तो आपको आ जाएगा n = -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, ZE² बटा n², ZE² जो यहाँ पे हमारा जो है ZE² आ जाएगा, और जो बटा में n² है n²,
आप जिसके लिए भी निकाले, आप हाइड्रोजन के लिखिएगा तो जेड का मान 1 हो जाएगा, और एन का मान पूछेगा हाइड्रोजन के लिए, दूसरी कक्षा का ऊर्जा का मान क्या होगा, तो -13.6, जेड का मान 1 रख लीजिएगा, और दूसरी के n/4 रख लीजिए, एन के स्क्वायर 2 के 4 तो कट कर मंगा लीजिएगा, इतना आ जाएगा, इतने कक्षा की ऊर्जा इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। और यदि आपको जूल में दिया जाए, बाय द वे आपको जूल में दे दे, तो उसके लिए आपको जूल में दे दे तो मैं आपको उसके लिए उन सबको हल कीजिएगा तो आपको मान आ जाएगा एनर्जी En का मान -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर जूल, इतना आ जाएगा हमारा। यदि उन सबको आप जूल में कन्वर्ट कीजिएगा तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमारा होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, इतना होता है। इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, कितना था -13.6 था ना, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, तो यहाँ पे मान रख के मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हमारे इतना आ जाएगा, आपको इतना जूल में आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में होगा, तो थैंक यू। अगर आपको अगला कोई 5 नंबर का डेरिवेशन चाहिए तो आप कमेंट में बताएं, हम आपको उसका भी डेरिवेशन करके फुल्ली आपको देंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होता। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद दोस्तों, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।